ऑब्जर्वेशन की, वॉचिंग की बात हम अक्सर करते हैं कि साक्षी भाव होना चाहिए। हम देखें और जानें, हम देखें और जानें। हम क्या देखेंगे? अक्सर हमने बात करी है और उसमें साक्षीत्व पर खूब जोर दिया है। कहा है कि ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है। पर देखेंगे तो क्या देखेंगे? अपनी चाहत को देखेंगे, जो हो रहा है चारों तरफ वो देखेंगे। क्या देखेंगे चारों तरफ? जब भी आप देखेंगे तो क्या देखेंगे? दूसरों को देखेंगे और क्या देखेंगे? और ये कि मैं दूसरे को कैसे ले रहा हूँ और क्या देखेंगे? इमेजेस को देखेंगे, ईगो को देखेंगे, उठना बैठना खाना पीना देखेंगे। क्या दिखाई देगा और बताइए, साफ साफ जाइए। क्या देखेंगे तो क्या दिखाई देगा? और उस व्यक्ति या वस्तु के बारे में सच जानने के बाद व्यक्ति देखेंगे, वस्तु देखेंगे और क्या दिखाई पड़ रहा है? जब भी देखेंगे तो दिखेगा क्या? आप देख रही हैं अभी, आपको क्या दिख रहा है? मुझे जी क्या दिख रहा है? जब भी देखा तो क्या पाया? सब अलग अलग चीज़ें दिखी, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें दिखाई दी। जो आप देख रहे हैं वो सब चीज़ें मुर्दा हैं क्या, कि दीवार पर ही हैं, कि चीज़ें ही दिखती हैं? और क्या दिखता है? क्या दिखाई पड़ता है? साफ साफ देखिए। आप जब भी आँख खोलते हैं तो दिखाई क्या पड़ता है चारों ओर? किसका केओस दिखता है? रिलेशनशिप्स में संबंध नहीं बन पाता क्योंकि हम संपूर्णता से नहीं देख पा रहे थे, और अगर उसको हम रिलेशनशिप दिखती हैं, रिलेशनशिप दिखती हैं। केओस भी कुछ ऐसे है कि जैसे बच्चा है, वो जिद कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है, तब हम समझ जाते हैं कि केओस नहीं है, बचपना है। और वही एक जब बड़ा करता है, एग्जैक्ट वही हमें लगता है कि वो बड़ा है, मैच्योर्ड है, और हरकत वो सेम कर रहा है, और हम कहते हैं केओस है। इट्स जस्ट दैट द पर्सन इज मोर इफेक्टिव टू द अदर पीपल। क्या है जो आँख खोलने पर दिखाई पड़ता है? आउटवर्ड मैनिफेस्टेशन ऑफ नेचर एंड मैन मेड ऑब्जेक्ट्स। जिसको आप मैन मेड बोल रहे हैं वो नेचर से अलग है? डायरेक्ट नेचर से नहीं है, पेड़ नेचर से आ रहा है। पेड़ नेचर से आ रहा है, टीवी और ये टीवी नेचर से नहीं आ रहा। मैन विद द इंटरवेंशन ऑफ मैन। मैन इज नॉट नेचर। Man is not nature. Is man not nature? Whatever is there is nature. मतलब जब भी आँख खोल रहे हैं तो चारों तरफ क्या दिख रहा है? प्रकृति दिख रही है। अगर वाकई देखा गया है तो उसका एक ही प्रमाण है कि जो दृश्य है वो समझ में आ जाएगा। दृष्टा सजग है, इसका प्रमाण यही है कि दृश्य समझ में आ जाएगा। ऑब्जर्वेशन साफ है, ये इसी से पता चलेगा अगर ऑब्जर्व्ड समझ में आ गया। अगर देखे जा रहे हैं दावा है, देखा तो खूब है, पर जो देखा है वो पता ही नहीं कि क्या देखा है, तो इसका अर्थ है कि देखना कुछ हुआ ही नहीं। यही प्रकृति की बात करते हैं
जिसको देखते हैं, क्या है ये प्रकृति? क्या है ये प्रकृति? देखिए, बहुत बात मज़ेदार हो जाती है। हम देखने वाले की बात करें तो हम बड़ी स्पष्टता से कह देते हैं कि वो देखने वाला मैं हूँ, आई एम दैट, मैं वो पुरुष हूँ जो मातृदृष्टा है। पर जब प्रकृति की बात कर रहे हैं तो हमारे पास सिर्फ हेजीनेस है। कह सकते हैं स्पेस टाइम एनर्जी का इंटरप्ले में जो भी आसपास देखते हैं। आप जब भी आसपास देखते हैं तो आपको इंटरप्ले और ये सब दिखाई पड़ता है। आप देखते हो दीवार को तो आप स्पेस टाइम एनर्जी का इंटरप्ले देखते हो। देखना अगर स्पष्ट होता तो यहाँ पर भी प्रकृति दिखाई पड़ती कि मेरा मन जो प्रकृति से उठा है वो किस तरीके से अपने अतीत से संबंधित है, क्यों देख भी नहीं पा रहा। देखना पूरा है ही नहीं, देखना बहुत धुंधला है। जब देखने में स्पष्टता होती है तो बहुत सीधापन होता है, उसमें सिंप्लिसिटी होती है, उसमें जार्गन की ज़रूरत नहीं होती है। इसीलिए मैंने एक बहुत सीधा सवाल पूछा है आज कि क्या है जो दिखाई पड़ता है जब भी आँख खोलते हैं। आँख खुली है कि नहीं खुली है ये इसी से तय हो जाएगा कि दिखा है कि नहीं दिखा है, वरना तो दावा करा ही जा सकता है, दावों का कोई अंत नहीं है। अगर वाकई आँख खुली होती तो दिखा होता। क्या दिखता है? अगर वाकई आँख खुली ही होती तो दिखा होता। क्या दिखता है चारों ओर? अखंडता दिखती है। अगर वाकई अखंडता दिख रही होती, अखंड मतलब इसके टुकड़े नहीं हैं, जो एक है, तो हमको क्या ज़रूरत थी नीचे ज़मीन पर बैठने की? हम उस दीवार पर वहाँ भी बैठ सकते थे। निश्चित रूप से जो है वो खंड खंड है, चारों ओर जो है वो पूर्ण रूपेण खंडित है। खंड ना होता तो यहाँ क्यों बैठते? हम इस पे भी लटके हुए हो सकते थे। सब एक है, सब एक है। कहाँ एक है? जो दिखता है उसमें कुछ एक नहीं है, देखने वाला भर एक है। जो दिखता है उसका तो स्वभाव ही है अनेकता का, उसमें कहाँ अखंडता है? दृष्टि अखंड हो सकती है, दृश्य थोड़ी अखंड होगा। दृष्टि अखंड हो सकती है, समझ लीजिएगा बात को। अगर जिसको आप देख रहे हैं वो भी अखंड हो गया तो कुछ दिखाई ही नहीं पड़ेगा। जिसको आप देख रहे हैं उसको इसी कारण देख पाते हैं क्योंकि वो खंडित है। अगर अखंड सफ़ेदी हो आपके सामने तो आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। ये नहीं कि लाल पीला ही नहीं दिखाई पड़ेगा, सफ़ेद भी नहीं दिखाई पड़ेगा। अगर आपके सामने अखंड सफ़ेदी हो तो आपको कुछ भी नहीं दिखाई पड़ेगा। अखंड समझ रहे हैं? लगातार है ही बस सफ़ेद, तो लाल पीला नीला नहीं, सफ़ेद भी नहीं दिखाई पड़ेगा। अखंड नहीं है बाहर, बाहर तो खंड खंड ही है। फिजिक्स में सर यूनिफाइड थ्योरी एक देने की कोशिश की। छोड़िए फिजिक्स को अभी। अब हम जब बाहर देखते हैं तो फिजिक्स की कौन सोचता है? मैं कह रहा हूँ बैठे हुए हैं, जब भी देखा है दुनिया को तो क्या देखा है? बहुत सारी अलग अलग चीज़ें और उनका मुझसे रिलेशन। और वो चीज़ें क्या कर रही हैं? मुझसे माने किससे रिलेशन? जो देख रहा है उससे तो किसी का कोई संबंध होता नहीं, वरना वो देख सकता नहीं। जो उसका पास से रिलेशन है, जो भी उस चीज़ के बारे में, चाहे वो लैपटॉप है, स्पीकर्स हैं, उस जैसे ही स्पीकर आए एकदम से लगा अरे इतने छोटे से क्योंकि बड़े स्पीकर देखें। तो पॉइंट इज देयर इज अ रिलेशन एंड देयर इज दिस ऑब्जेक्ट। देखिए, आपने
टर्म सुनी होगी, बहुत बार हमारे लिए भी इस्तेमाल की जाती है, इम्प्रैक्टिकल। प्रैक्टिस वो जो कर्म में उतरे। कर्म सारे प्रकृति में ही होते हैं। जो दृष्टा है वो तो कोई कर्म करता नहीं, सिर्फ देखता है। इम्प्रैक्टिकल का अर्थ ही यही है कि ये आदमी प्रकृति को नहीं समझता। इसका अर्थ ये नहीं है कि देखने में बहुत अच्छा है, जो एक सिरा है द्वैत का, पुरुष वाला, दृष्टा वाला, वो तो बहुत बढ़िया है, दूसरे सिरे पर लेकिन ये प्रकृति को नहीं समझता। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, बात की अहमियत को समझिए। अगर आप प्रकृति को नहीं समझते तो इसका मतलब है कि साक्षी जैसा कुछ है नहीं। जिस आदमी में ज़रा भी ऑब्जर्वेशन की ताकत आएगी, वो प्रकृति को बहुत बारीकी से समझना शुरू कर देगा। हमारे दावे तो ये हैं कि हम ऑब्ज़र्व करते हैं, लेकिन जिसको ऑब्ज़र्व किया जाता है हमेशा, उसके अलावा कुछ है ही नहीं ऑब्ज़र्व करने के लिए। जिसको ऑब्ज़र्व किया जाता है उसके विषय में हमें स्पष्टता नहीं, तो फिर ऑब्ज़र्व करते क्या हैं? फिर क्यों ऑब्ज़र्व करते हैं? अगर वाकई ऑब्जर्वेशन होता तो जान गए होते, बिल्कुल ठीक ठीक देख लिया होता, प्रकृति का स्वभाव जाना होता, उसके पेंच जाने होते, वो कर क्या रही है जाना होता। और चूंकि हम प्रकृति ही हैं तो खुद को भी जान लिया होता। चूंकि हम प्रकृति ही हैं तो खुद को भी जान लिया होता। प्रकृति को हम अक्सर अहमियत देते नहीं हैं। उसको जानने में, उसको समझने में हम खास समय, ऊर्जा लगाते नहीं हैं। देखिए, बहुत सारे शब्दों को लेने से दिक्कत ये होती है कि वो हमारे स्टूडेंट्स तक भी वैसे ही पहुंच जाते होंगे। अभी सुन के ही बड़ी अफसोस लग रहा है, डर सा लग रहा है कि अगर स्टूडेंट को डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन का हमने ये मतलब बता दिया है कि मैं बैठा हूँ, तुम बैठे हो और मैं तुमको देख रहा हूँ, तो बड़ी गड़बड़ हो गई, बड़ी गड़बड़ हो गई। इनडायरेक्ट मतलब जो किसी के माध्यम से है, जो किसी के थ्रू है। इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है वाया द सेंसरी apparatus, वाया द ब्रेन। और डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है कि सीधे सीधे उसको ही देख लिया जिसमें सारे चित्र उठते हैं। किसको? वो है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ये नहीं है कि वहाँ पर मुकुल जी सोफे पे बैठे हैं तो मैं उनको देख रहा हूँ। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि मैं मन को देख रहा हूँ और मन में मुकुल जी हैं। ये होता है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। जब भी देखेंगे प्रकृति को तो क्या पाएंगे? प्रकृति के बारे में बताइए कुछ। इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन फिर आप नहीं करेंगे ना, इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन तो मन कर ही रहा है, फिर आप प्रकृति को नहीं देख रहे, फिर तो प्रकृति प्रकृति की बात कर रही। जिसको आप इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन बोल रहे हैं, वहाँ पर तो ये कह रहे हैं कि मन किसी को देख रहा है, उसमें फिर आप कहाँ हैं? आप कहीं नहीं हैं, आप कहीं पर भी नहीं हैं। वो चीज़ फिर अनकॉन्शियसली होती जा रही है, वो चल रही है, वो तो चल रही है। तो फिर रियल ऑब्जर्वेशन तो ऑब्जर्वेशन ही वो है जब हम मन को देखें। मन को देखें, बिल्कुल।